सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं यहां पर सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिवीजन के तौर पे है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला दिया गया हमारा इतिहास का अर्थ। इतिहास क्या है? यानी इतिहास का उत्पत्ति आदिकाल में ही हो चुकी थी। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस यहाँ पर होगा, ठीक है, हेरोडोटस ने किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता माना जाता है। और इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है। समाज की रचना में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके बाद यहाँ पर है कि इतिहास का जन्म पृथ्वी के प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति के समय से ही माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टेरिया से लिया गया है और जिसका अर्थ है सत्यान्वेषक, अर्थात वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ है या उन घटनाओं का क्रमबद्ध लेखक है। और इसकी जो परिभाषा है, ठीक है, इसकी परिभाषा हेनरी जॉन्स के अनुसार क्या है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। और रेयसन के अनुसार क्या है कि इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है, ठीक है, सुसंबद्ध विवरण है। साथ में यहाँ पर बात आती है इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्व क्या है? इतिहास के निम्नलिखित महत्व हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा? जीवन में सहायक, हेल्पफुल इन लाइफ, और व्यापारिक जीवन में उपयोगिता, ज्ञान वृद्धि का साधन या व्यापक दृष्टिकोण का विकास या देश प्रेम की भावना जागृत होना, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं, परंतु उनकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा विद्वानों कावेल के अनुसार, ठीक है। कावेल के अनुसार सबसे पहले देख लेंगे, यानी कावेल के अनुसार ये है कि हिंदू काल में हम उस समय तक के इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राज्यों के संपर्क में नहीं आया। और उसके बाद यहाँ पर बात है कि इतिहासकारों ने जिस माध्यमों से भारतीय इतिहास की खोज की वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा धार्मिक ग्रंथ, यानी वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये हो जाएंगे हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार। उसके बाद हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, हो जाएगी हमारे रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र और हर्षचरित, ये हमारे हो जाएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद हमारा आता है कि विदेशों की यात्रियों का वृत्तांत, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बत लेखक और अरबी लेखक, ये हो जाएंगे विदेशी। उसके बाद हमारा आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, कौन से हो जाएंगे? अभिलेख या शिलालेख हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा और स्मारक या चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों की काल निर्धारण की विधियाँ। काल निर्धारण की विधियाँ यानी प्रागैतिहासिक काल में ऐसी बहुत सी घटनाएं लगातार हुई थी जिनमें कई पेड़ और प्राणी धरती में दब गए। अनेक घटनाओं के अवशेष आज भी प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी घटनाओं को यथातथ के भरोसे रखना आसान है, लेकिन इसका काल निर्धारण करना आसान नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए पुरातत्व शास्त्रियों ने काल निर्धारण की ऐसी विधि खोज निकाली जिसके सटीक या तुलनात्मक उम्र का पता लगाया जा सकता है। और काल या आयु निर्धारण मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है, ठीक है। अगर आ जाता है काल या आयु का निर्धारण किन विधियों से या कितने प्रकार की विधियों से किया जाता है, तो दो विधियों से किया जाता है। सबसे पहला हो जाएगा हमारा सापेक्ष काल, ठीक है। सापेक्ष काल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। यानी इस विधि द्वारा विभिन्न घटनाओं के समय का केवल तुलनात्मक अनुमान ही लगाया जाता है और इस प्रकार से समय की गणना सापेक्ष काल निर्धारण कहलाता है। सापेक्ष विधि किसी पुरातात्विक अवशेष या जीवाश्म की आयु वर्षों में नहीं बताई जाती है, ठीक है, वर्षों में नहीं बताई जाती है। और आयु निर्धारण किसी दूसरी घटना या संबंध को जोड़ते हुए किया जाता है। साथ में यहाँ दूसरा आता है हमारा निरपेक्ष काल, ठीक है। निरपेक्ष काल क्या होता है? यानी ये सभी विधियाँ जो काल को निश्चित वर्षों की गिनती में बताती हैं और निरपेक्ष विधियां कहलाती हैं।
इन विधियों के लिए रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग होता है। चलिए देख लेते हैं। अब दूसरा हमारा जो चैप्टर सेकंड आता है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, यानी ये आपका हो जाएगा सेकंड। तो देखिए, आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का अस्तित्व नहीं था, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। और एक विशाल पिंड बहुत ही तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूम रहा था और एक प्राकृतिक घटना के परिणाम स्वरूप यह पिंड किसी दूसरे पिंड से टकरा गया और इस टक्कर के फलस्वरूप टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है। दीर्घ काल तक पृथ्वी आग के गोले के समान धधकती रही है और धीरे धीरे वर्षा, तूफान, बर्फबारी के फलस्वरूप पृथ्वी ठंडी हुई तो उसका वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। चलिए जीवों की उत्पत्ति देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसका उत्तर देना बहुत ही जटिल कार्य है। और इन सब के बावजूद वैज्ञानिकों ने जीवों की उत्पत्ति के संबंध में विकास की निम्न अवस्थाओं का वर्णन किया। ठीक है, निम्न अवस्थाओं का वर्णन किया। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला हो जाएगा हमारा सूक्ष्म तथा रीढ़विहीन जीवों की उत्पत्ति और उभयचर जीवों की उत्पत्ति, अंडज जीवों की उत्पत्ति और नभचर या स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति एवं विकास, ये हो जाएगा। साथ में अब देखते हैं यहाँ पर कि मानव विकास। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर मानव विकास क्या हो जाएगा। यानी प्राचीन मानव गुफाओं में रहता था तथा भोजन के लिए कच्चे मांस का सेवन करता था तथा शिकार के लिए पत्थर तथा लकड़ियों का प्रयोग करता था और आग से वह परिचित नहीं था। और मानव विकास के इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का उद्भव हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ था कि आग से वो परिचित नहीं था। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर आग से परिचित नहीं था और शिकार के लिए पत्थर तथा लकड़ियों का प्रयोग करता था और आग से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं था। तो इस वजह से मानव का जो विकास है इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का उद्भव हुआ, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस कहा जाता है। और होमो सैपियंस एक लैटिन शब्द है। ठीक है, एक क्या है? लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। यानी इस बुद्धिमान मानव ने आग का प्रयोग करना और घर बनाना भी सीख लिया और इस प्रकार मानव संस्कृति का विकास होना प्रारंभ हो गया। मानव के समुदाय की संस्कृतियों का सामूहिक विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ, जो निम्नलिखित है। जी हाँ, जो निम्नलिखित है कौन कौन से है? पाषाण काल, ताम्र युग और लौह काल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर पाषाण काल क्या होता है। यानी पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था, जैसे पत्थरों से शिकार करना, गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। अगर देखा जाए तो मानव बिल्कुल असभ्य और जंगली जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे मानव ने सभ्य जीवन की ओर बढ़ना आरंभ किया और पाषाण काल को निम्न भागों में व्यक्त किया गया है। कौन कौन से? पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, जिसमें किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में समूह में रहना उन्होंने सीख लिया था। ठीक है, जंगली जानवरों के भय के कारण या किसी भी भय के कारण उन्होंने क्या किया था? समूह में रहना सीख लिया था। दूसरा हमारा हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी कृषि करना, पहिए का आविष्कार। ये कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ताम्र या कांस्य युग आता है। ठीक है, ताम्र या कांस्य युग आता है। यानी कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्यों ने तांबे तथा रंगों के साथ मिश्रित धातु का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच का युग है। ठीक है, इन दोनों के बीच का युग है। अगला हमारा हो जाएगा इसकी विशेषताएं क्या थी। यानी नगरों एवं शहरों का उदय, कृषि में सुधार और व्यापार एवं विकास, शासन व्यवस्था का उदय, धार्मिक स्थिति, भाषा एवं कला का विकास, ये हो जाएंगे इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट आता है हमारा लौह युग। क्या होता है? लौह युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्यों ने लोहे का इस्तेमाल किया। ताम्र एवं कांस्य युग के पश्चात लौह युग का आरंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व आरंभ हुआ। भारत में पामीर का पठार होते हुए महाराष्ट्र में इसका विकास देखा गया। लौह की खोज एवं प्रयोग से इस युग के मनुष्यों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आरंभ
होने लगे और नए नए राज्यों का उदय सभ्यता एवं संस्कृत का विकास, कलात्मक विकास इस युग की प्रमुख विशेषता थी। और इस युग की विशेषता यह भी है कि मनुष्यों ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं का विकास किया, जिसकी मदद से साहित्य और इतिहास लिखे जा सकें। ठीक है, साहित्य और इतिहास लिखे जा सकें। अब हमारा आता है नदी घाटी की सभ्यता क्या थी। ठीक है, नदी घाटी यानी विश्व की प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं और इसके कई कारण थे, जैसे पीने के पानी की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और नदियों की घाटी में विकसित होने के कारण ये नदी घाटी की सभ्यताएं कहलाई। और इन सभ्यताओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी क्या हो जाएगी? सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है और यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभ्यता की खोज करने का श्रेय राय बहादुर एवं दयानंद शाहनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, राय बहादुर और दयानंद शाहनी को जाता है। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई और एक वर्ष बाद 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। यह सभ्यता सिंधु घाटी तक ही सीमित है, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी नामक सभ्यता से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद हमारा हो जाएगा सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, यानी नगर निर्माण योजना, भवन निर्माण, विशाल स्नानागार और अन्नागार, ये हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, कला और लेखन कला एवं लिपि और मुद्रा। ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मृतक संस्कार, यानी मृतकों का उन्होंने संस्कार करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, मृतकों का जो भी उनके पूर्वज मरते थे उनका जो संस्कार था वो उन्होंने करना आरंभ कर दिया था। चलिए अगला आता है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह क्षेत्र दजला फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है और इसमें आधुनिक या उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की तथा ईरान का क्षेत्र सम्मिलित है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, मेसोपोटामिया का अर्थ अगर आ जाता है तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और इस क्षेत्र में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ। इन तीनों क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता क्या हो जाएगा, यानी मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेरिया का विकास हुआ और यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ होने के कारण इसे उपजाऊ मिट्टी की संज्ञा दी जाने लगी या दी जाती थी और इस सभ्यता की राजधानी सुमेर थी। इस कारण इसे सुमेरिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला अब इसकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं देख लीजिए। राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, धार्मिक जीवन था, लेखन कला था और विज्ञान का ज्ञान था। उसके बाद हमारा आ जाता है बेबीलोनिया की सभ्यता। बेबीलोनिया की सभ्यता क्या हो जाएगी, यानी सुमेरिया की सभ्यता के पतन के बाद बेबीलोनिया की सभ्यता का उदय हुआ और इस सभ्यता के लोगों ने सुमेरिया की सभ्यता के गुणों को नहीं नष्ट किया बल्कि उसे अधिक सुधार किया और अच्छा बनाने का प्रयास किया और इस कारण दोनों सभ्यताओं में अनेक समानताएं हैं। अनेक समानताएं कौन कौन सी हैं? बेबीलोन सभ्यता के लोग संभवतः अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे और इन लोगों ने 2000 ईसा पूर्व में सुमेर पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त कर ली और इन लोगों ने बेबीलोन को राजधानी बनाया, इसलिए इसे बेबीलोनिया की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी देख लेते हैं। विशेषताएं क्या थी इसकी? राजनीतिक जीवन थी, यानी बेबीलोनिया का सर्वप्रथम शासक हम्मुराबी था। उसे बेबीलोन पर 2123 ईसा पूर्व से 2080 ईसा पूर्व तक राज्य किया और इस सभ्यता के लोग भी दैवीय सिद्धांत को मानने वाले थे। राजा
को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। हम्मुराबी शक्तिशाली होने के साथ साथ एक योग्य शासक था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन क्या आता है, यानी यह समाज 3 वर्गों में बटा था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और दास वर्ग। उसके बाद हमारा आता है आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें हम धार्मिक जीवन क्या है। ठीक है, धार्मिक जीवन होता है यानी इस सभ्यता में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मंदिरों को जिगरुता कहा जाता था और ये राज्य की संपत्ति माने जाते थे। पशुओं को बलि देने की प्रथा जो थी वो इसमें प्रचलित थी। अगला था हमारा भवन निर्माण कला, यानी इस सभ्यता के लोग भवन बनाना भी जानते थे। उन्होंने अनेक नगरों की स्थापना की थी। इस सभ्यता के काल में बनी हुई कुछ मूर्तियां एवं मंदिरों के चित्रकला के कुछ नमूने मिलते हैं। उसके हो जाएगा हमारा अशीरिया की सभ्यता। अशीरिया की सभ्यता क्या हो जाएगा, यानी हम्मुराबी की मृत्यु के बाद बेबीलोन का सम्राट कमज़ोर हो गया और इस कमजोरी का लाभ उठाकर असीरियाई लोगों ने बेबीलोन पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, असीरियाई लोग जिस नगर में निवास करते थे उसका नाम अश्शूर था। इस कारण ये असीरियाई कहलाए और इस सभ्यता के प्रसिद्ध शासक का नाम असुर बेनीपाल था। ठीक है, असुर बेनीपाल था। यह एक विद्वान शासक था। ठीक है, यह क्या था, एक विद्वान शासक था। और अगला हमारा हो जाएगा विशेषताएं क्या थी इसकी, राजनीतिक स्थिति थी। ठीक है, राजनीतिक स्थिति में क्या था, यानी इस सभ्यता के लोगों ने दजला नदी के किनारे निनवे को अपनी राजधानी बनाया और इस सभ्यता में शासन व्यवस्था कुशल व व्यवस्थित थी। संपूर्ण साम्राज्य को कई इकाइयों में बांटा गया था और प्रत्येक इकाई के प्रशासक को राज्यपाल कहते थे और यह सर्वोच्च पदाधिकारी भी होता था। ठीक है, पदाधिकारी भी होता था। और अगला था हमारा आर्थिक जीवन क्या था, यानी इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इस सभ्यता में उद्योग की स्थापना भी होने लगी थी और इस सभ्यता का उल्लेखनीय तत्व यह है कि लोगों ने लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अगला था हमारा सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन क्या था, बिल्कुल पहले के जैसे था। ठीक है, इसी तरह था। और उसके बाद आता हमारा धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन क्या था, यानी इस सभ्यता में भी धर्म का महत्व था। इस सभ्यता के लोग असुर एवं ईश्वर की पूजा करते थे। अगला हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे कंफ्यूज हैं तो पर्सनली मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं उसको लेकर के आऊँगा आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिएगा। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।